वेलकम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे रेशियो एनालिसिस के बारे में। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपको अल्टीमेटली रेशियो याद करने पड़ेंगे। अगर आपके याद है रेशियो तो उस केस के अंदर आपसे क्वेश्चन होंगे, अगर रेशियो याद नहीं है तो उस केस के अंदर क्वेश्चन नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको एफर्ट तो देना पड़ेगा, रेशियो को याद तो करना पड़ेगा। मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ सारे रेशियो को जो है वो आपको समझा दूँगा कि ये किस तरीके से बना, ये किस तरीके से बना, सारे जो है रेशियो बता दूँगा, सारे फार्मूलों का कॉन्सेप्ट बता दूंगा, सारा कुछ कर दूंगा। लेकिन अल्टीमेटली ये चैप्टर आपसे होगा या नहीं होगा ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपने रेशियो को याद किया या नहीं किया। और ये इस चैप्टर के बारे में नहीं, हर चैप्टर के बारे में अल्टीमेटली आपको पास करवाने वाले आप खुद हैं। एक सेम फैकल्टी की क्लास के अंदर बैठने वाला एक स्टूडेंट जो है 100 में से 94, 95 ला सकता है, और एक उसी क्लास के अंदर बैठा हुआ है स्टूडेंट जो वो 20 ला सकता है। इसका मतलब ये है कि फैकल्टी पे डिपेंड नहीं करता, ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि उसके कितने मार्क्स आएंगे। फैकल्टी सिर्फ गाइडेंस दे सकती है कि भाई हाँ ये रास्ता है, इस रास्ते पर चलिए, समझ आ रही बात। लेकिन अल्टीमेटली आपको चलना आपको है, प्रैक्टिस आपको करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्या होगा, रिजल्ट है जो इम्प्रूव होता जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो उस केस के अंदर रिजल्ट अच्छा होगा, और अगर प्रैक्टिस कम है तो उस केस के अंदर रिजल्ट भी खराब। तो यहाँ हम सारे फार्मूले जो है वो किस तरीके से बने, उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। आपको उनको याद करना है, क्वेश्चन आपको खुद को ट्राई करना है। अगर क्वेश्चन नहीं हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, सर क्वेश्चन आप क्यों नहीं ट्राई करोगे, क्योंकि यहाँ पर जब तक आपको फार्मूले याद नहीं है तब तक क्वेश्चन पे जाए ही नहीं, जाना का कोई मतलब भी नहीं है। तो आप एक बार इनको सारों को मैं समझा देता हूँ, फिर आपको उनको याद कीजिएगा और खुद से ट्राई कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि हाँ आपको कितने याद हुए या नहीं हुए। याद करने के लिए बैठ के घोटने के बजाय आप इसे क्या कर दीजिए, अपने सामने लिख दीजिए, और जब भी आए जाए उस वक्त एक बार इसको पूरों को पढ़ लीजिएगा। और फिर 2-3 बार पढ़ने के बाद में फिर चौथी 5वीं बार आप क्या करें, आंख बंद कर दें और फिर फार्मूले जो है, या फिर फार्मूले में जहाँ लिखा हुआ वहाँ पर हाथ रख दें, और उसके बाद में एक एक फार्मूला जो है माइंड के अंदर बोलते जाएँ। वैसे इतने ज़्यादा है नहीं जितने इस चैप्टर के अंदर दे रखे हैं। कुछ एक फार्मूले जो आपको याद करने हैं, बाकी सारे फार्मूले जो वो आसानी से आप उनको पता कर सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ रखे हैं। इस चैप्टर के अंदर जो है फार्मूले, सारे चैप्टर में जितने फार्मूले वो भी इस चैप्टर के अंदर डाल रखे हैं। तो उस वजह से नंबर ऑफ़ फार्मूला ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, फार्मूले जो है वो एक्चुअल के अंदर बहुत कम ही है। तो यहाँ हम बात करते हैं, देखो इनको कैटेगरी वाइज देखना होगा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रेशियो क्या है। सबसे पहला जो रेशियो का टाइप है वो लिक्विडिटी रेशियो और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, मतलब कि यहाँ पर कि भाई आने वाले टाइम के अंदर पैसों की कहीं किल्लत तो नहीं आएगी, या पैसा ज़रूरत से ज़्यादा है, या इस तरीके की सिचुएशन तो नहीं आएगी जिसके अंदर हम इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पाए, या किसी ट्रेड पेबल को पेमेंट नहीं कर पाए। क्या ऐसी सिचुएशन आने वाली है या नहीं आने वाली है, क्या हम शॉर्ट टर्म के अंदर सॉल्वेंट है या नहीं है। तो उससे रिलेटेड अगर हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो वो किस में आएंगे, लिक्विडिटी रेशियो और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। लिवरेज रेशियो और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो ये क्या होता है, यहाँ पर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म से रिलेटेड, मतलब कि आने वाले सालों के अंदर हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन क्या रहेगी, हमारी एसेट की पोजीशन क्या रहेगी, डेब्ट की पोजीशन क्या रहेगी, इक्विटी की पोजीशन क्या रहेगी, क्या हम इंटरेस्ट का टाइम टू टाइम पेमेंट कर पाएंगे, क्या हम लोन वगैरह का टाइम टू टाइम पेमेंट कर पाएंगे वगैरह, सारा किस में आएगा, लॉन्ग टर्म के अंदर आएगा। अब लॉन्ग टर्म के जो रेशियो उसके अंदर दो कैटेगरी में बांटा है, कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड और एक कवरेज रेशियो। कैपिटल स्ट्रक्चर से मतलब है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कितना, उसमें डेब्ट कितना है, इक्विटी कितना है, उससे रिलेटेड रेशियो जो कैलकुलेट करेंगे वो क्या होंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर के रेशियो। और कवरेज रेशियो क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए ये यूँ समझ लीजिए, एक्चुअल में लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जो है वो कवरेज रेशियो डिसाइड करेगा कि क्या हम लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे पाएंगे, क्या हम हमारे बोरोइंग को इंटरेस्ट का पेमेंट कर पाएंगे, क्या हम उनको प्रिंसिपल का पेमेंट कर पाएंगे। उससे रिलेटेड जो रेशियो कैलकुलेट करेंगे वो किस में आएंगे, कवरेज रेशियो में। देखो रेशियो का मतलब समझिए रेशियो क्यों आए, ठीक है। रेशियो और परसेंटेज जो है इनका कॉन्सेप्ट सेम है। तो रेशियो का मतलब क्या है, जैसे एक स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट ए है और ये स्टूडेंट बी है, और दोनों सगे भाई हैं। दोनों क्या है, सगे भाई, ए और बी दोनों सगे भाई हैं। दोनों घर पे आए, ए ने कहा कि मम्मी मेरे
90 मार्क्स है, ठीक है। और बी ने कहा कि मम्मी मेरे जो है वो इसके 9 मार्क्स है। ए ने कहा कि मेरे 90 आए और बी ने कहा मेरे 9 नंबर आए। तो इस केस के अंदर क्या हुआ, माता जी जो थी उसने कहा, ए को कहा कि शाबाश बेटा शाबाश, वेरी गुड, 90 मार्क्स लेके आए, बहुत बहुत बढ़िया, इसको शाबाशी दी। और बी को क्या किया, चांटे के नाले 9 नंबर लेके आए, सिर्फ इतने से नंबर लेके आए। समझ आ रही बात। अब दोनों कमरे के अंदर गए और कमरे के अंदर जाके उन्होंने क्या किया, आपस में एक दूसरे से बात की। जब बात की तब ए ने क्या कहा, बी ने पूछा ए से कि तेरे 90 नंबर कितने में से आए। तो उसने कहा कि मेरे जो 90 मार्क्स है वो आउट ऑफ 1000 मेरे टोटल 10 सब्जेक्ट है, 10 के 100 के टेस्ट थे और उनका टोटल मिला के 1000 थे, उसमें से 90 आए। ए ने पूछा बी को कि भाई तेरे ये जो 9 नंबर है वो कितने पे है। तो उसने कहा कि एक ही टेस्ट था, क्लास टेस्ट था, 10 नंबर का था और उसमें से 9 आए। तो यूँ देखे तो मार्क किसको पढ़नी चाहिए थे, बी को नहीं पढ़ के ए को पढ़नी चाहिए थी, क्योंकि नालायक कौन है, ए है, लेकिन पढ़ी किसको, बी को। तो हमें क्या करना होगा, अगर इनको कंपेयर करना है तो क्या करना होगा, सेम लेवल पर लाना होगा। हमें क्या करना होगा, सेम लेवल पर लाना होगा। तो वहाँ कॉन्सेप्ट किसका बना, परसेंटेज का। हमने कहा कि जितने में से भी आए टेस्ट, हम ये माने कि 100 का अगर होता तो कितना आता है, हम कहेंगे 90 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसके 9% मार्क्स है और इसके कितने, 9 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, तो 90 मार्क्स है। तो अब बी जाके मम्मी को कहेगा कि माता जी पहली बात तो आगे से पीटने से पहले थोड़ा ये भी पूछ लीजिएगा कि मार्क्स कितने में से है, और आप अगर ये नहीं पूछ सकते तो आप सीधा ये पूछिए कि आपके कितने % है। समझ आ रही बात। तो अगर आप ये पूछेंगे तो हम दोनों क्या होंगे, सेम लेवल पे आएंगे और सेम लेवल पे आके फिर हमारा कंपैरिजन है जो पॉसिबल है। तो अगर जैसे किसी कंपनी का डेप्ट जो है वो 5 लाख है और किसी का डेप्ट जो है वो 2 लाख है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसका डेप्ट जो है वो 5 लाख ज़्यादा है इसका डेप्ट। हो सकता है ये कंपनी जो है उसकी कंपनी की जो सिचुएशन है वो कंपनी की पोजीशन जो है वो बड़ी हो, मतलब जैसे ये इसकी इक्विटी जो है 1 करोड़ हो, तो 1 करोड़ के अगेंस्ट के अंदर ये क्या हो जाएगा, इसकी रिलेवेंस है जो बहुत छोटा सा पोर्शन है डेप्ट का। और सपोज इसकी इक्विटी जो है वो 1 लाख है, तो उस केस के अंदर इस एक्चुअल में डेप्ट किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है। तो हम एब्सोल्यूट अमाउंट से कंपेयर करें तो हमारे लिए तकलीफ हो जाती है, क्योंकि वो उनका जो बेस जो है वो अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, रेशियो को यूज़ करते हैं कि रेशियो के हिसाब से पता करते हैं भाई क्या सिचुएशन है। समझ आ रही बात। तो हम रेशियो के हिसाब से पता कर देते हैं भाई डेप्ट इसमें कितना % है, इसमें डेप्ट कितना % है। क्लियर है, ताकि हम इनको क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें। तो दो है, एक तो कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड रेशियो और एक कवरेज से रिलेटेड। कवरेज मतलब पेमेंट से रिलेटेड कि भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने सेफ है, डिबेंचर होल्डर कितने सेफ है, इस तरीके से। फिर आते हैं आपके एक्टिविटी रेशियो या एफिशिएंसी रेशियो या परफॉर्मेंस रेशियो या फिर टर्नओवर रेशियो। ये फार्मूले जो है, इनमें जितने भी फार्मूले वो बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हो, क्योंकि सारे के सारे टर्नओवर पे डिपेंडेंट है कि भाई टर्नओवर पे कितना %, फिक्स एसेट का कितना % टर्नओवर है, करंट एसेट का कितना % टर्नओवर है। ये सारे इस तरीके से इस तरीके से फॉर्मूले। फिर लास्ट आता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। रिलेटेड टू सेल्स हो सकता है, रिलेटेड टू ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी वगैरह, इस पे हो सकता है। और प्रॉफिटेबिलिटी पे हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द नेट एनालिसिस फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू और रिलेटेड टू मार्केट वैल्यू और वैल्यूएशन वगैरह इन्वेस्टर वगैरह के हिसाब से हो सकता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अब अगर आप यहाँ ये सोच के बैठेंगे कि सर बहुत सारे फार्मूले याद होंगे नहीं, तब तो आपको वाकई फार्मूलों में दिक्कत आएगी। और अगर आपका दूसरा तरीका ये है कि सर यहाँ जितने फार्मूले उसमें से कुछ फार्मूले तो ऐसे जिनको हमको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, वो हमें पहले से पता है, वो हमें पहले से पता है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने दिया ज़रूर है, लेकिन हमें वो पहले से पता है। कहाँ से पता है? हो सकता है आपने उसको मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में पढ़ा हो सकता है कि आपने उनको क्या किया हो, किसी और चैप्टर के अंदर पढ़ा हो, ठीक है। तो आपने उनको पढ़ रखा है कहीं न कहीं अलग अलग जगह पे, तो वो फार्मूले जो है यहाँ पर क्या किए गए, रखे गए हैं। तो अल्टीमेटली वो उनको वापस आपको ज़्यादा टाइम नहीं भी दोगे
तो भी चलेगा। तो हम यहाँ जाते हैं एक एक फार्मूले पे, पहले सारे फार्मूले एक बार देख लेते हैं, फिर अपन उनको क्या करेंगे वापस देखेंगे कि कौन कौन सा फार्मूला जो है वो नया है। तो देखो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी से जो रेशियो है उसमें करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, बेसिक डिफेंस रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो ये जो है ये पढ़ने से पहले एक चीज़ आप लिख दीजिएगा कि भाई क्विक एसेट का मतलब क्या है। क्विक एसेट का मतलब होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब क्या हुआ क्विक एसेट का मतलब कि जैसे आपके करंट एसेट जो है 5 लाख है, अब इस 5 लाख में से 1 लाख की इन्वेंट्री, तो नॉर्मली ये माना जाता है कि इन्वेंट्री जो है उससे पैसा रियलाइज़ करना थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इस वजह से हम उस इन्वेंट्री को क्या करते हैं क्विक एसेट में से हटा देते हैं। और प्रीपेड एक्सपेंस का पैसा भी वापस रियलाइज़ करना पॉसिबल नहीं होता है, तो उस वजह से उसको भी क्या कर देते हैं क्विक एसेट जब कैलकुलेट करते हैं तो करंट एसेट में से हटा देते हैं। अब देखो एक एक फार्मूले का एसेंस समझिएगा, और जैसे ही आपको समझ आएगा वैसे ही आपको फार्मूला भी समझ आएगा। सबसे पहले बात करते हैं करंट रेशियो। तो करंट रेशियो आपने यहाँ नहीं बहुत सारी जगह पढ़ा है कि करंट रेशियो तो सर हमें पता है कि क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। क्लियर है? करंट रेशियो ये है। तो क्विक रेशियो एसिड टेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। वहाँ पर करंट एसेट की जगह क्या कर देंगे क्विक एसेट ले लेंगे, मतलब कि करंट एसेट में से प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री को लेस कर देंगे। फिर है कैश रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। ये किसके बारे में बात करता है, जैसे आपकी क्या होगी, ये बात करता है कैश रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसको कंसिडर करता है, कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी को। बेसिक डिफेंस इंटरवल या इंटरवल मेजर रेशियो ये किसके बारे में बात करता है, इसका अभी आप इनका सिर्फ समझिएगा कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। कैश एंड ये क्या करेगा, कैश रेशियो एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, तो ये क्या कहता है करंट एसेट में से एक्चुअल के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में वो कौन है, सिर्फ कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटी है। तो ये क्या कहता है कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अब ये जो है फोर्थ फार्मूला वो क्या है, बेसिक डिफेंस इंटरवल या इंटरवल मेजर रेशियो। ये किसके बारे में बात करता है, जैसे अभी कोविड-19 आ गया तो यहाँ अभी हमने क्या किया, सारा सोचने का तरीका ही बदल दिया। हम अभी क्या कर रहे हैं कि हमारे पास राशन पानी कितने दिनों का है, कितने दिनों तक हमारा राशन पानी चल सकता है। वैसे जो ये बेसिक डिफेंस और इंटरवल या इंटरवल बेसिक डिफेंस इंटरवल जो रेशियो ये किसके बारे में बात करेगा, ये बात करेगा कि हमारी ख़राब से ख़राब सिचुएशन के अंदर भी हम कितने दिन है जो पैसा हमारा कितने दिन तक चला सकता है। मतलब हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो कैश है उससे हम कितने दिनों का एक्सपेंस वगैरह का पेमेंट है जो कर सकते हैं, कितने दिन हमारे बिज़नेस को हम क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाएगा, बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो। ठीक है। और नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो तो कुछ भी नहीं, करंट एसेट। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है। तो करंट रेशियो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अब देखिए ये रेशियो आपके लिए ज़्यादा हो तो सही है या कम हो तो सही है। सर जाहिर सी बात है, अगर सपोज ये है करंट एसेट आपके 1 लाख है और ये भी आपके 1 लाख है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये 1 होगा। अगर करंट एसेट आपकी 2 लाख होगी और ये आपकी 1 लाख होगी, तो उस केस के अंदर क्या होगा, 2 होगा। मतलब क्या हुआ, करंट लाइबिलिटी से आपका करंट एसेट जो वो डबल है। तो जितनी करंट एसेट ज़्यादा होगी उतना आपके लिए क्या होगा, फ़ायदा होगा। ठीक है। तो इसको आइडियली कितने पे माना जाता है कि भाई अगर आपका करंट एसेट रेशियो 2 है तो उस केस के अंदर वो आइडियल सिचुएशन है, वो बढ़िया सिचुएशन है, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये क्या कहेंगे हम, जितना ज़्यादा होगा करंट एसेट रेशियो उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। समझ आ रही बात, क्या इसको याद करने की ज़रूरत है क्या, नहीं, जाहिर सी बात है भाई। करंट एसेट रेशियो मतलब क्या है कि करंट एसेट कितनी गुनी है करंट लाइबिलिटी की। करंट एसेट जितना गुना होगी, जितना गुना ज़्यादा होगी उतना हमारे लिए फ़ायदे की बात है। ठीक है। जनरली एक्सेप्टेड जो है वो 2:1 है। सेकंड जो है वो क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो में क्या हो जाएगा, करंट एसेट की जगह क्या हो जाएगा, क्विक एसेट हो जाएगा। और क्विक एसेट की डेफिनेशन जो है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है। फिर थर्ड जो था वो कौन सा था, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट के अंदर क्या है, करंट एसेट में भी सिर्फ और सिर्फ जो एब्सोल्यूट लिक्विड फॉर्म के अंदर है, मतलब कि जो कैश है या फिर जिसको विदाउट एनी टाइम लेग हम क्या कर सकते हैं, बहुत जल्द बहुत कम समय के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको
कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं 3 महीने के अंदर अंदर अगर हम कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जनरली वैसे ऐसा नहीं होता, मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है उसको हम ऑन द स्पॉट भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे गोल्ड वगैरह हो गया। तो ये गोल्ड जो नॉर्मल गोल्ड नहीं, ये जो गोल्ड होता है जो आपने जैसे पेटीएम वगैरह के अंदर जो खरीदते हो, तो उसको आप हाथों हाथ सेल करके क्या कर सकते हो, पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी प्लस कैश एंड बैंक बैलेंस डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, ठीक है, या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटी को आप क्या कह सकते हो, करंट इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो। तो ये तीनों फॉर्मूले तो आपको समझ आ गए होंगे। तीनों फॉर्मूले कैसे, एक ने क्या कहा करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, एक ने क्या कहा क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, एक ने क्या कहा कैश एंड सिर्फ करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले तो आपके इस तरीके से हो गए, क्लियर है। ये किसके बारे में बात करेगा, एब्सोल्यूट लिक्विड ओनली टेस्ट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इन टर्म ऑफ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी और करंट लाइबिलिटी। 3 फॉर्मूले ये हो गए। 4th फॉर्मूला है कि बेसिक डिफेंस इंटरवल या इंटरवल मेजर, ये क्या कहता है कि हम कितने दिन बिजनेस रन कर पाएंगे, अभी जो कैसे उससे सपोज जैसे ये कोविड-19 वाले जो सिचुएशन है उस केस के अंदर ये चीज़ें आपके काम आ सकती है कि भाई जैसे अभी अपने पास जो है नया पैसा, सपोज कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी भाई नया पैसा नहीं आया, तो उस केस के अंदर हम कितने दिन जो हमारे पास अवेलेबल कैश है उससे हम कितने दिन है जो चला सकते हैं। तो हमें क्या पता करना होगा, पर डे हमारे एक्सपेंस कितने होते हैं, हमें क्या करना होगा पर डे एक्सपेंस कितने होते हैं। सपोज पर डे एक्सपेंस जो है आपके 5000 होते हैं, और फिर आप पता करोगे आपके पास कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटी को कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। फिर आप पता करोगे आपके पास कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटी मिला के कितना है, तो 50,000। तो आप क्या कहोगे कि 50,000 डिवाइडेड बाय 5,000 आप कितने दिन चला सकते हो, 10 दिन जो है वो आराम से अपने बिजनेस को चला सकते हो। तो इसे क्या कहते हैं, बेसिक डिफेंस इंटरवल, ठीक है। कैश प्लस बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी, और यहाँ पर ये क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंस है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। ये क्या किया इन्होंने, इसको आप क्या कह सकते हो, डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कि भाई एक दिन अगर हम बिज़नेस चलाते हैं तो कितने रुपए का खर्चा होता है और अपने पास पैसा कितना अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से हम कितने दिन है जो चला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो हम बात कर रहे हैं कि बिज़नेस कितने दिन चला पाएंगे, तो ये डेली जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एक्चुअल में ये क्या है लिखा है उन्होंने डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है डेली कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं कि अपने पास जो पैसा अवेलेबल है उससे हम कितने दिन बिजनेस है जो रन कर पाएंगे, तो उससे हम क्या कहते हैं डेली कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस। समझ आ रही बात। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल साल भर के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना हुआ, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना हुआ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज कर दोगे तो एक दिन में ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना होता है, तो अब जितना पैसा उसके हिसाब से कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे। अब यहाँ पर ये समझिएगा इंटरवल मेजर अगर पूछे तो इंटरवल मेजर में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इंटरवल मेजर जो है वो किसको कहता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री ही कंसिडर करता है, मतलब वो ऊपर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को कंसिडर करने की जगह करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री ही कंसिडर करके इंटरवल मेजर है जो कैलकुलेट करता है। क्लियर। अब डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस या फिर इसको क्या कहोगे, यहाँ पर ये क्या है डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, एक्चुअल में ये क्या है डेली कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एंड अदर जनरल एक्सपेंस, उसमें से अगर कोई नॉन कैश है तो उसको हटा दो, तो बाकी का आपका क्या हो जाएगा डेली कैश आपका कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज कर दोगे तो डेली ऑपरेटिंग कैश एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो, नेट वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, करंट लाइबिलिटी में से एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग, अगर शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग है तो उसको हम क्या करेंगे करंट लाइबिलिटी के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, और ये फॉर्मूला जो इस तरीके से कैलकुलेट करें। अब कुछ चीज़ें तो आपको पता रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर अपन ने जितने फॉर्मूले पढ़े उसमें से आपको 2 बातों में ध्यान रखना है। 2 बातों में कौन कौन सी में,
दो बातों में कौन कौन से में, एक तो आपको इंटरवल, एक तो ये इंटरवल मेजर रेशियो जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। और एक नेट वर्किंग कैपिटल के अंदर जो करंट लाइबिलिटी है उसमें एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जो है उसको एक्सक्लूड करके लेना है। तो ये इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मूले हैं वो सारे सारे क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। बाकी कोई नया चीज़ देखी क्या आपने? नहीं सर, हमने बाकी सारी चीज़ें जो सेम देखी, ठीक है। उसके बाद में हमने लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी देखी। तो लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी में दो चीज़ें थी, एक तो कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड और एक आपका कवरेज से रिलेटेड। अब इसके अंदर नया फॉर्मूला देखिएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। पहला जो है वो इक्विटी रेशियो, ये आपने लिवरेज वाले चैप्टर के अंदर और कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग वाले में, कैपिटल स्ट्रक्चर वाले में पढ़ा है कि इक्विटी रेशियो क्या है, डेब्ट रेशियो क्या है, ये आपने पढ़ रखा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आपने पढ़ रखा है। डेब्ट टू टोटल एसेट, सेम जैसा डेब्ट टू एसेट, डेब्ट टू इक्विटी है वैसा वैसा डेब्ट टू टोटल एसेट हो जाएगा। ये एक नया है जो आपको पढ़ना है, कैपिटल गियरिंग रेशियो, ठीक है। और प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है? प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब जो टोटल एसेट में इन्वेस्टमेंट है उसमें ओनर का इन्वेस्टमेंट कितना है। सर क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कहना चाह रहे हो? तो इसको हम देख लेंगे। देखो इक्विटी रेशियो आपने पहले पढ़ रखा है। कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या बात की थी कि हमारे कैपिटल के दो सोर्स हो सकते हैं, एक तो इक्विटी हो सकता है और एक हमारा डेब्ट हो सकता है। इक्विटी में हम किसको बात करते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह, ये सारे के सारे मालिकों के पैसे कहते हैं, ठीक है। सर इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होता है क्या? हाँ, यहाँ पर इक्विटी का मतलब क्या है? जो शेयर होल्डर फंड के अंदर लिखते हो, जो बैलेंस शीट के अंदर शेड्यूल 3 की जो बैलेंस शीट है उसमें जो शेयर होल्डर फंड के अंदर अमाउंट लिखते हो ना, वो मतलब यहाँ पर इक्विटी का। तो इक्विटी का मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये हो गया इक्विटी। और डेब्ट का मतलब क्या हुआ? लॉन्ग टर्म जो भी लोन है, लॉन्ग टर्म डिबेंचर, मतलब डिबेंचर इशू कर रखे हैं या अदर कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग है तो वो डेब्ट है। तो पहला तो क्या है? इक्विटी रेशियो, फिर है डेब्ट रेशियो, फिर है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो और डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो। तो यहाँ पर इन चीज़ों को समझने से पहले आपको दो वर्ड है जो समझने होंगे, जिनको मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो उन्होंने क्या कहते हैं, एक कहते हैं नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो भाई यूँ समझ लीजिए, ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है। इस बैलेंस शीट में इस साइड में क्या हो गया? फिक्स्ड एसेट हो गया, करंट एसेट हो गया, ठीक है। यहाँ क्या हो गया? करंट लाइबिलिटी हो गया और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी, ठीक है। और उसके अलावा बाकी क्या होगा? रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर वाले में जब भी आप पढ़ते हो तो कैपिटल सिर्फ आप किसको, कैपिटल सिर्फ इसको कैपिटल नहीं मानते हो कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, इसको कैपिटल नहीं मानते हो। कैपिटल जो है वो किसको मानते हो? आप इनको मानते हो। मतलब कि कैपिटल मतलब कि जो फॉर्म में टोटल पैसा लगा रखा है। तो यहाँ जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो होती है उनको भी हम क्या मानते हैं? हमारा कैपिटल का हिस्सा मानते हैं, उसका भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम कंसिडर करते हैं। अगर नहीं करते तो फिर वहाँ पर आपका लिवरेज वगैरह कैलकुलेट करने की कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि हम मानते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट जो वो बढ़ाते हैं, कम करते हैं, उसका फ़ायदा इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। तो हम क्या मानते हैं? उसको भी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट मानते हैं। और उसी के हिसाब से हमने MM अप्रोच वगैरह पढ़ी थी कि भाई कब हमें कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट को बढ़ाना चाहिए, और कुछ रिलेवेंस थे, कुछ ने कहा कि नहीं कोई रिलेवेंस नहीं है। इस तरीके से जो भी था वो हमने पढ़ा। तब हमने क्या कहा था कि भाई डेब्ट आपके दो कंपोनेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर के, एक इक्विटी है और एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। तो यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग को भी हम क्या मानेंगे? डेब्ट का हिस्सा मानेंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस नहीं होगा। क्या होगा?
इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, इस तरीके से भी कह सकते हो। इस तरीके से कैसे, देखो यहाँ की टोटल और यहाँ की टोटल बराबर है, क्लियर है। सपोज यहाँ की टोटल 1000 है, ठीक है, और ये जो है 100 है, ये 200 है, और ये मिला के तीनों 700। तो एक तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, 700 प्लस 200 कितना 900। और या फिर क्या कर सकते हो, ये टोटल जो है 900, टोटल जो एसेट है 1000, उसमें से करंट लाइबिलिटी को हटा दो 100 को, तो भी क्या आएंगे 900 आएंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट को, कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट का दोनों बात सेम है, ठीक है। नेट एसेट का मतलब क्या है कि टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ठीक है। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो पहला तो आपको ये समझना है कि यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नेट वर्थ क्या होता है, नेट वर्थ, तो नेट वर्थ जो होती है वो किसकी होती है, शेयर होल्डर की होती है। नेट वर्थ जो होती है वो किसकी होती है, शेयर होल्डर की होती है, ठीक है। शेयर होल्डर की होती है, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हो, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी मतलब ये जो है नेटवर्थ आप क्या कह सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। या फिर आप क्या कह सकते हो कि भाई ये 700 रुपये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आपकी टोटल 1000 के एसेट, उसमें से करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी दोनों हटा दीजिए। तो आप और कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई आप चाहो तो इसे क्या कर सकते हो कि टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर ऐसे भी कह सकते हो टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ये दोनों जो है वो लेस करें तो नेटवर्थ आ जाते हैं। क्लियर है, ये चीज़ समझ आ गई। अब इक्विटी रेशियो ये क्या कहता है कि आपके टोटल जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें इक्विटी कितना है, तो आप क्या कह दोगे, इक्विटी। हाँ, अब इक्विटी का मतलब क्या है, नेटवर्थ कह दो, ठीक है। या फिर इसको क्या कह दो, इक्विटी का मतलब क्या है यहाँ पर, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, इक्विटी कितना है, तो आप क्या कहोगे कि टोटल आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, ये दोनों मिला के उसमें से इक्विटी कितना है, तो आप क्या कह दो, इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करोगे, इक्विटी प्लस डेप्ट। तो ये क्या हो गया, इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट, ठीक है। तो ये आपका इक्विटी रेशियो हो गया। डेप्ट रेशियो कैसे हो जाएगा, डेप्ट अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट। तो ये दोनों मिला के कितना होगा, हमेशा 100 होगा, क्योंकि जो टोटल पैसा है उसमें से इक्विटी कितना है वो इक्विटी रेशियो में आ गया, और जो डेप्ट कितना है वो डेप्ट रेशियो में आ गया। फिर उसके बाद में आता है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, कि डेप्ट जो है वो इक्विटी का कितना पोर्शन है, तो क्या कर दोगे, डेप्ट का और इक्विटी का रिलेशन निकाल दोगे। डेप्ट टू टोटल एसेट रेशियो, तो यहाँ पर क्या करोगे, डेप्ट और टोटल एसेट का रिलेशन है जो निकाल दोगे। कैपिटल गियरिंग रेशियो जो है ये आपका थोड़ा सा लगे आ रहा है, इसको आपको आराम से समझना होगा, ये अपन बाद में देखें। और प्रोप्राइटरी फंड जो है या प्रोप्राइटरी रेशियो ये क्या है कि टोटल एसेट में से ओनर का पैसा कितना है, ओनर का इन्वेस्टमेंट कितना है। तो ये किसके बारे में बात करेगा, ये किसका रिलेशन बताएगा, इक्विटी एंड टोटल एसेट, कि जो टोटल एसेट खरीदे उसमें से इक्विटी का पैसा कितना है। क्लियर है, तो इस तरीके से ये आपके फॉर्मूले हैं। तो अपन एक एक फॉर्मूले पे जाते हैं। इक्विटी रेशियो शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस डेप्ट। तो अब बात करते हैं डेप्ट रेशियो के बारे में। अब देखिएगा यहाँ एक आपको डाउट आएगा, और ये डाउट पूरी दुनिया को ही है, आपको नहीं, सबको ही है, ठीक है। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन के हिसाब से होगा। देखो डेप्ट का सर आपने फॉर्मूला बताया कि डेप्ट अपॉन डेप्ट प्लस इक्विटी, और आपने कहा लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है, आपने कहा लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर वाले में पढ़ोगे तो आपको ये इस तरीके से फॉर्मूला दिखेगा। लेकिन यहाँ जो है डेप्ट रेशियो में एक चीज़ है जो चेंज हो जाती है, वो क्या हो जाती है, लॉन्ग टर्म डेप्ट में ऊपर की साइड में भी क्या हो जाती है,
करंट लाइबिलिटी ऐड हो जाती है और नीचे की साइड में भी क्या हो जाती है, करंट लाइबिलिटी ऐड हो जाती है। सर ऐसा क्यों है? अब देखो ऐसा क्यों है, इसका कारण ये है क्योंकि अगर आप जैसे विकिपीडिया पे देखोगे कि सर विकिपीडिया पे डेब्ट रेशियो पता करोगे तो वहाँ डेब्ट रेशियो का मतलब है लिखा हुआ उनका टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल असेट, ठीक है। और अगर ये डेब्ट रेशियो ये है तो उस केस के अंदर फिर डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो क्या होगा, तो वो भी टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस फॉर्मूला के हिसाब से ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला जो है दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। लेकिन उन्होंने सेम लिखना इंस्टीट्यूट ने गवारा नहीं समझा, इसीलिए उसने क्या लिखा कि भाई ये फॉर्मूला जो है वो टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट नहीं है। उन्होंने कहा ये टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल डेब्ट प्लस नेटवर्थ। हमने कहा नेटवर्थ मतलब क्या होता है, तो उन्होंने कहा नेटवर्थ मतलब टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। हमने कहा अच्छा मतलब ये टोटल लाइबिलिटी से टोटल लाइबिलिटी प्लस का और माइनस का हट गया, तो अल्टीमेटली तो यही रहा टोटल डेब्ट अपॉन टोटल एसेट, ठीक है। तो एक्चुअल के अंदर ये फॉर्मूला डेब्ट रेशियो और डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो एक्चुअल में दोनों क्या है, सेम है। एक्चुअल में क्या दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या करेगा क्वेश्चन जो है वो क्या करेगा, क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। जैसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा कि डेब्ट रेशियो जो है वो जब डेब्ट का कैलकुलेट करते हैं तो टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय कई बार नेट एसेट भी करते हैं। तो क्वेश्चन में अगर नेट एसेट दे रखा है तो उस केस के अंदर नेट एसेट, अगर टोटल एसेट है तो टोटल एसेट के हिसाब से भी करना पड़ेगा। तो पहले आपको प्रायोरिटी है जो टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट से करना है, अगर वो नहीं हो तो टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय नेट एसेट से। ये अब यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। और ये कैसे समझ आएगा पूरा, ये जब आप क्वेश्चन करोगे तभी समझ आएगा। क्योंकि डेब्ट रेशियो का मतलब ही अगर आप विकिपीडिया पर जाकर सर्च कर लोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा डेब्ट रेशियो इज इक्वल टू टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो जो टोटल डेब्ट टोटल एसेट रेशियो वो या डेब्ट रेशियो दोनों सेम होते हैं, क्लियर है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने इसको क्या किया, अलग तरीके से लिख के ये यहाँ पर इस तरीके से लिखा है। फिर उसके बाद में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी में क्या हो जाएगा, टोटल डेब्ट मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी जो है वो टोटल डेब्ट में साथ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो, तो टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ठीक है। तो ये तीनों रेशियो इस तरीके से होंगे। तो मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या इक्विटी प्लस डेब्ट है जो, ठीक है, ये तो सेम है। यहाँ पर डेब्ट का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म डेब्ट ही ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर से। यहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने, टोटल डेब्ट मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा, इक्विटी प्लस टोटल डेब्ट। और इक्विटी प्लस टोटल डेब्ट मतलब क्या होता है, टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो ये क्या हो जाता है, टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूले का जो इंटरप्रिटेशन है वो सेम है, समझ पा रहे हो बात। लेकिन क्वेश्चन करोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको एक ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इससे आगे वाले पे आते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है ये समझिएगा, कैपिटल गियरिंग रेशियो इन एडिशन टू डेब्ट इक्विटी रेशियो समटाइम कैपिटल गियरिंग रेशियो इज आल्सो कैलकुलेटेड टू शो द proportion of fixed interest dividend bearing capital to funds belong to equity shareholder, equity fund और नेटवर्थ। ये क्या करते हैं कि भाई देखो अल्टीमेटली जब भी पेमेंट होगा तो पहले किसका होगा, आउटसाइडर लाइबिलिटी का होगा, फिर उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होगा और उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर का होगा, समझ पा रहे बात। और वैसे जब भी इनकम आएगी तो पहले आउटसाइडर लाइबिलिटी के इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट होगा और फिर इक्विटी का पेमेंट होगा। तो एक रेशियो ऐसा कैलकुलेट किया जाता है कैपिटल गियरिंग रेशियो, जिस रेशियो के अंदर क्या करते हैं हम ये बात करते हैं कि भाई जो इक्विटी है उसका और जो टोटल फिक्स इनकम बेरिंग इन्वेस्टमेंट है उनका क्या प्रपोर्शन है। जो इक्विटी है और जो फिक्स्ड इनकम बेरिंग
फाइनेंसेज है, सॉरी, जो फिक्स्ड इनकम बेयरिंग फाइनेंसेज है उनका क्या रेशियो है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिक्स्ड इनकम बेयरिंग फाइनेंसेज जो भी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर और अदर बोरोड फंड, इन सब का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, इक्विटी। यहाँ पर इक्विटी का मतलब क्या है, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। बाकी जगह क्या लिखते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली क्या लिखा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड इनकम वाले जो भी है सारे लिख दो, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और अदर कोई बोरोड फंड है तो वो डिवाइडेड बाय क्या कर दो, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो ये आपको इक्विटी शेयर होल्डर का मिल जाएगा। प्रोप्राइटरी फंड का मतलब हमने क्या लिखा कि टोटल एसेट में से शेयर होल्डर का कितना पैसा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, टोटल एसेट डिवाइडेड, सॉरी, प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। सपोज आपकी टोटल एसेट है 1 लाख है, ठीक है, और आपका इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 300 है। मतलब क्या हुआ, जो टोटल एसेट 1000 की है, फिर आप क्या कहोगे, 300 डिवाइडेड बाय 1000 कितना, 0.3 यहाँ पे 30%। इसका मतलब क्या हुआ, जो टोटल एसेट है उसमें से 30% जो वो किसने फाइनेंस किया, सिर्फ और सिर्फ उसके ओनर ने फाइनेंस किया। समझ पा रहे हो बात, जो एसेट, जो कंपनी के टोटल एसेट है उसमें से 30% किसने किया, उसके ओनर ने फाइनेंस किया। ओनर कौन है, इसके शेयर होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर नहीं, शेयर होल्डर, मतलब कि इक्विटी शेयर होल्डर प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों मिल के ओनर होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में कवरेज रेशियो बहुत ही आसान है, ये किससे रिलेटेड है, ये उनके पेमेंट से रिलेटेड है कि एक्सपेंस का पेमेंट कर पाएंगे, मतलब इंटरेस्ट का पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देखो हर किसी का क्या होगा, जैसे ही उसका एक्सपेंस होगा, जैसे इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड उसकी इनकम होगी। तो इंटरेस्ट के लिए इनकम कौन से अवेलेबल होती है, EBIT, क्योंकि EBIT से जस्ट बाद में क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं ये। वहीं पर अगर प्रेफरेंस डिविडेंड की बात करें तो प्रेफरेंस डिविडेंड कब आता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो उसके लिए अर्निंग कौन सी अवेलेबल होती है, अर्निंग आफ्टर टैक्स वाली अर्निंग अवेलेबल होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको ये कैलकुलेट करना है। तो एक ये फॉर्मूला था, आपको देखना पड़ेगा, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। ये क्या है कि डेब्ट को सर्व करने के लिए हमारे पास कितनी अवेलेबिलिटी है। तो डेब्ट को सर्व करने के लिए कौन सी है, EBIT है। समझ पा रहे हो बात, इसमें से फिर डेब्ट का पेमेंट होगा, फिर उसमें से टैक्स का पेमेंट होगा और फिर उसमें से किसका होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट होगा। तो डेब्ट को सर्विस करने के लिए अपने पास अर्निंग कितनी होगी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय क्या करो, इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट, कि टोटल उनका कितना पैसा बनता है। सपोज आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 50,000 और आप इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट मिला के आपका 20,000 का पेमेंट है। तो मतलब आपने क्या किया, जितना पेमेंट करना है उनका डेब्ट का, उसका 2.5 गुना आपने कमाया। मतलब कि जो डेब्ट देने वाले वो एक तरीके से सेफ हो जाएंगे, चलो अच्छी खासी अर्निंग, अपना पैसा नहीं डूबेगा। वहीं पर ये ऐसा भी कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर आपने क्या किया, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, मतलब पूरे डेब्ट के लिए कवरेज रेशियो कैलकुलेट किया। वैसा आप सिर्फ इंटरेस्ट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट भी किससे रिलेटेड है, EBIT से, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। वैसा अगर प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए करोगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए कौन सी अर्निंग अवेलेबल होती है, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ये प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, ये सारे जितने ज़्यादा होंगे उतना ही अच्छा है। समझ पा रहे हो बात भाई, जैसे इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए उसके पास पैसा अच्छा खासा है, मतलब वो सेफ है, अगर कम है तो उसके इसमें रिस्क है। तो नेट प्रॉफिट या अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड लायबिलिटी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो, EBIT प्लस डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन को वापस ऐड करते हैं, और इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ लोन डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है। तो इसको एक आपको याद करना पड़ेगा। बाकी सारे के सारे फॉर्मूले जो बहुत ईजी है और बहुत ही आसानी से आप उनको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके बाद में आता है एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो या टर्नओवर रेशियो। सर इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में भी फिर ये 3 है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, पेबल टर्नओवर रेशियो। तो ये तो भाई आपने वर्किंग कैपिटल वाले चैप्टर के अंदर पढ़ रखा है, ठीक है। एक वहाँ पर होता है डेटर कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करते थे ना, किया था ना भाई, उसको हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, उसका एक नया नाम है, वो भी ध्यान रखिएगा, उसे हम डेटर वेलोसिटी भी कहते हैं। डेटर कलेक्शन पीरियड
कहो या डेटर वेलोसिटी कहो वो सेम है, ठीक है। बाकी रिसीवेबल टर्नओवर कैलकुलेट किया था क्या, रिसीवेबल टर्नओवर वहाँ कैलकुलेट किया था। पेबल टर्नओवर कैलकुलेट किया था क्या, पेबल टर्नओवर आपने वर्किंग कैपिटल में कैलकुलेट किया था। इन्वेंट्री टर्नओवर वर्किंग कैपिटल में कैलकुलेट किया था क्या, हाँ किया था। सर ये कैसे कैलकुलेट किए थे, एक बार वर्किंग कैपिटल वाला चैप्टर रिवाइज कर लीजिए तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी वैसे अपन यहाँ भी देख लेंगे, चलो छोड़ो उसको, एक बार यहाँ भी देख लेंगे, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूले हैं 1 2 3 4 ए से लेके डी तक, इसमें से आपको सिर्फ क्या करना है, पहला फॉर्मूला जो है वो पता करना है कि टोटल एसेट टर्नओवर कैसे होता है, सेल्स, और सेल्स अगर नहीं दे रखी है, अगर सेल दे रखी है तब तो सेल, और अगर सेल नहीं दे रखी है तो COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिवाइडेड बाय क्या है, टोटल एसेट का कितना गुना, ये क्या है एक्चुअल में क्या कह रहे हैं, टोटल एसेट का कितना गुना सेल करते हैं, टोटल एसेट का कितना गुना सेल करते हैं, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, सेल्स या सेल नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। सपोज आपकी सेल जो है वो 1 लाख की है और टोटल एसेट आपने ये 10 लाख की है, टोटल एसेट सपोज सेल्स जो है वो 10 लाख की है और टोटल एसेट लगा रखी है 5 लाख की, मतलब आप क्या कहोगे, ये 2 आया, मतलब आप क्या कहोगे कि एसेट का 2 गुना सेल है, एसेट का 2 गुना सेल है, जो टोटल एसेट है उसका 2 गुना सेल होती है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर बस ये सेम सेल्स और COGS डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, फिक्स्ड एसेट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दोगे, कैपिटल के अंदर क्या कर दोगे, सेल्स और COGS डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। करंट एसेट में सेल्स और COGS डिवाइडेड बाय करंट एसेट, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके 4 फॉर्मूले हो गए, ये हो गया, ठीक है। कैपिटल टर्नओवर, नेट एसेट कह दो या फिर इसे क्या कह दो, कैपिटल एम्प्लॉयड कह दो या फिर डेब्ट प्लस इक्विटी कह दो, सारों की बातों का मतलब एक ही है, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया करंट एसेट। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हो, सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, ठीक है। करंट एसेट डिवाइड बाय करंट एसेट करते हो, वैसे वैसे वर्किंग कैपिटल। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपने कहाँ पढ़ा है, रॉ मटेरियल के चैप्टर के अंदर पढ़ा है, ठीक है। और आपने कहाँ पढ़ा है, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में पढ़ा है, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एक्चुअल वहाँ कैसे कैलकुलेट करते हो, रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज रॉ मटेरियल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर फिनिश गुड्स की करोगे तो रॉ मटेरियल के केस के अंदर तो क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा, और फिनिश गुड्स के केस में क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पर पहले क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिर लेंगे सेल्स। यहाँ पर देखो ये आप हाईलाइट कर दीजिएगा। बाकी हर जगह क्या करते हो, पहले सेल देखते हो, अगर सेल थी तो सेल लेंगे और नहीं होगा तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे जाएंगे। यहाँ पर पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल यूज करेंगे, अगर वो नहीं है तो फिर अपने को सेल है जो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सेम वैसा वैसा फॉर्मूला जो है इसका और इसका रिलेशन बना दो, ये दोनों सेम है, समझ आ रही बात। वहाँ फिनिश गुड्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है, रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है, डिवाइडेड बाय एवरेज रॉ मटेरियल। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल वाला मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। रिसीवेबल टर्नओवर आपने वर्किंग कैपिटल वाले में पढ़ रखा है ये भी, कि टोटल क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। ये फॉर्मूले जो है इनका रिलेशन बना दो तो ये सारे सारे सेम है भाई। डेटर जो है वो सेल से रिलेटेड है, ठीक है। अब अगर यहीं पर पेबल का पूछ लें, ठीक है, तो पेबल किससे रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड है, तो इसका रिलेशन वापस किससे कर दो, पेबल टर्नओवर से, ठीक है। तो पेबल में क्या हो जाएगा, एवरेज एनुअल नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट पेबल। डेटर सेल से है तो एवरेज क्रेडिट सेल डिवाइडेड टोटल क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज रॉ मटेरियल, और फिनिश गुड्स जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है। वेलोसिटी कहो या पेबल का कलेक्शन पीरियड कहो या फिर एवरेज पेमेंट पीरियड कहो, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने वर्किंग कैपिटल में पढ़ रखा है, ठीक है। पढ़ रखा है ना भाई, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये इस तरीके से ये फॉर्मूले हो जाएंगे।
अब इसके बाद में आपके लास्ट जो है फॉर्मूला वो किससे रिलेटेड है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, सारे के सारे बहुत ही आसान तरीके से आप पता कर सकते हो। कैसे? जीपी रेशियो क्या कैलकुलेट करने में या कुछ बताने की ज़रूरत है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। इससे पहले देख लीजिएगा अलग अलग तरीके से इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है, जिसमें से ईबीआईटी जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। ईबीआईटी को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स हो जाएगा, नेट प्रॉफिट रेशियो एनपी डिवाइडेड बाय सेल्स हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस में यहाँ को इसको बात करते हैं सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस की, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो बिजनेस को रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स हो जाएंगे। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड नॉट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एक्सपेंस रेशियो। बस एक एक्सपेंस जो है उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब समझ लीजिएगा, क्लियर है। बाकी तो सारा कुछ सेम ही है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे क्या? नहीं, यहाँ डेप्रिसिएशन को लेस नहीं करेंगे, वो सिर्फ वहाँ जहाँ पर कैश से रिलेशन कर रहे थे वहाँ पर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपकी रिटर्न है, जो अर्निंग है, जैसे अर्निंग आफ्टर टैक्स कहते हो डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है। कि कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो देखो अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या करोगे, किसी भी एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का जैसे आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करोगे। जैसे मैंने क्या किया, एक सोलर प्लांट है जो लगाया, तो उस सोलर प्लांट से अर्निंग आफ्टर टैक्स मेरे लिए कितना पैसा बचा और मैंने उसमें कितना पैसा लगाया था। सपोज 5 लाख रुपये बचे और मैंने 10 लाख रुपये लगाए थे, तो 50% मेरा क्या हो गया, रिटर्न परसेंटेज हो गया। तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। वैसे वैसे रिटर्न ऑन एसेट हो जाएगा। रिटर्न ऑन एसेट में क्या हो जाएगा, रिटर्न डिवाइडेड बाय एसेट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इक्विटी, तो इक्विटी के लिए यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ इक्विटी का मतलब क्या है, यहाँ इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर। तो दो जगह इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर है जो आपने देख चुके हो, ठीक है। एक पहले आ गया और एक यहाँ आ गया। तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना बचता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी सारों को डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार अभी देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर ईपीएस कैलकुलेट करना, क्या फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ेगी क्या? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। डिविडेंड पर शेयर क्या कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? क्या यूँ ही याद है? यूँ ही याद है। डिविडेंड पे आउट रेशियो, क्या आपको याद करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, आपको पता है कि भाई जो टोटल अर्निंग होती है उसमें से जितने का डिविडेंड भरते हैं वो डिविडेंड पे आउट रेशियो हो जाएगा। प्राइस अर्निंग रेशियो, क्या आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है क्या? आपने एक जगह पढ़ा भी था कि 1 डिवाइडेड बाई के ई इज इक्वल टू क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो। या फिर इसको क्या कह सकते हैं कि अर्निंग का कितना गुना हम मार्केट के अंदर लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। सपोज ये है किसी के मार्केट प्राइस है 100 और ईपीएस है 10, इसका मतलब क्या है, 10 गुना पैसा लोग देने के लिए तैयार है, 10 गुना पैसा देने को तैयार है। और यहीं से के ई भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमने पी रेशियो जो है वो पहले कर चुके हैं। डिविडेंड एंड अर्निंग इल्ड रेशियो, इल्ड रेशियो मतलब उसकी क्या करनी है, डिस्काउंटिंग करनी है, ठीक है, डिविडेंड और अर्निंग की। मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, ये तो फॉर्मूला ही बच्चा ने बता दिया। क्यू रेशियो, ये एक आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, सर क्या बता रहे हो, बचपन से पढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, नेट प्रॉफिट मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट हमेशा लास्ट जो रहता है वो अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसको प्री टैक्स भी कैलकुलेट किया जा सकता है अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कहे तो, ठीक है, बाकी नॉर्मली आफ्टर टैक्स होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब EBIT, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस एक्सपेंसिव, COGS और उसके अलावा उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस है, ठीक है। उसके बाद में एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो में अलग अलग है, ठीक है। उन्होंने एक तो कहा है COGS रेशियो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है सेल का, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है सेल का। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग के अंदर दोनों आएंगे, देखो एक तो हो गया COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो क्या है गुड्स को बनाने के लिए कॉस्ट लगी, और एक आपको बिजनेस को रन करने के लिए कुछ अलग से कॉस्ट लगी, जैसे आप क्या कहते हो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड
डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों को मिला के आप क्या कहते हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, और ये दोनों मिला के क्या बनते हैं, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो नॉर्मली ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, इनसे होता है। ठीक है, लेकिन टोटल बिजनेस को चलाने के लिए तो टोटल ऑपरेटिंग अगर कहें तो ये दोनों आएंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ किसको लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को। ऑपरेटिंग रेशियो है तो इन दोनों को ले लेंगे, से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब ये दोनों। क्लियर। फाइनेंशियल एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस क्या होता है सर, बहुत पढ़ा है हमने फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर। फाइनेंशियल एक्सपेंस मतलब इंटरेस्ट वगैरह, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स डिवाइड इनटू 100। इट एक्सक्लूड टैक्स लॉस ड्यू टू थेफ्ट, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, ईटीसी। ठीक है, फाइनेंशियल एक्सपेंस मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट 1 माइनस टी। सर पता है ये तो हमें, इंटरेस्ट 1 माइनस टी करते हैं। ठीक, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कितना डिवाइडेड बाय उसमें इन्वेस्टमेंट कितना। ठीक है, फिर ये तो इसने दो तरीके से बताया गया, ऐसे ऐसे करके सेल को सेल से काट के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। एक ये और फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो कि टर्नओवर पे सॉरी इन्वेस्टमेंट पे सेल कितनी है। ठीक है, तो ये वैसा वैसा जैसा आप फिक्स एसेट में कैसा करते हो, सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट करते हो, सेल्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट करते हो, वैसे वैसे सेल डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट करके सेल इन्वेस्टमेंट रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं, वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपने जहाँ पर वो लिखे थे ना टर्नओवर वाले रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, इसको भी वहाँ लिख दीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इनटू इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो। तो ये कैसे हुआ, तो ये देख लो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, अर्निंग या फिर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इज इक्वल टू इसने क्या लिखा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मतलब क्या होता है, रिटर्न डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है, रिटर्न मतलब ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर का रेशियो का मतलब सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये सेल से सेल कट जाता है, तो अर्निंग डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट और ये अर्निंग डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। तो ये एक जो फॉर्मूला है ये आप ध्यान रखिएगा। वैसे आप समझ चुके हैं तो फिर आपको दिक्कत आएगी नहीं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो। ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, तीनों ही आसान है, तीनों ही साथ में देख लेते हैं। रिटर्न ऑन एसेट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज फिक्स एसेट। ठीक है, रिटर्न ऑन टोटल एसेट कैलकुलेट किया जा सकता है, रिटर्न ऑन नेट एसेट कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, रिटर्न ऑन फिक्स एसेट कैलकुलेट किया जा सकता है। तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट में क्या कर दोगे, EBIT मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। और रिटर्न ऑन नेट एसेट तो EBIT 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज नेट एसेट। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए पैसा कौन सा है, यहाँ समझिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, डेब्ट प्लस इक्विटी। तो डेब्ट और इक्विटी दोनों के लिए मिला के पैसा कौन सा होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दोनों में से लेस करना वो डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये तो है प्री टैक्स जो नॉर्मली हम इसको नहीं मानते, हम किसको मानते हैं, पोस्ट टैक्स। तो क्योंकि EBIT उसमें से क्या होगा, टैक्स का पैसा चला जाएगा, तो ये इतना पैसा अवेलेबल रहेगा टोटल डेब्ट और इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। समझ आ रही बात। तो EBIT 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या इसको याद करने की ज़रूरत है क्या, नहीं सर, सीधा समझ आ गया कि भाई जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका मतलब है डेब्ट और इक्विटी, तो उन दोनों के लिए कितना पैसा अवेलेबल रहेगा। ठीक है, समटाइम हम इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस उसमें क्या करते हैं, इंटरेस्ट का पैसा है जो वापस ऐड करके भी कर सकते हैं। ठीक है, समटाइम वाला एक बार हटा दीजिए, उसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आप जो नॉर्मली होते हैं वो कर लीजिए। अब हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी वैसे तो क्या होता है कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी कौन सी, अगर हम सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल लें तो ठीक है,
लेकिन हम नॉर्मली क्या लेते हैं, इक्विटी का मतलब, नॉर्मली हम इक्विटी का मतलब क्या लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को साथ लाओगे तो उसमें क्या हो जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड, तो उसके हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी मिल जाएगा। अब इसके अंदर एक चीज़ ये ध्यान देना है कि एक डी करके डी पॉइंट मॉडल था, उसने क्या किया कि आप किस तरीके से कैलकुलेट करें, इसने कुछ अपने रिसर्च की और उस रिसर्च के हिसाब से उसने अपना फॉर्मूला दिया कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो एक अकेला कंपोनेंट नहीं है, वो 3 कंपोनेंट से मिलके बनता है। तो हमने पूछा कि उससे भाई 3 कंपोनेंट कौन से, तो उसने कहा कि रिटर्न ऑन अगर इक्विटी कैलकुलेट करना है आपको तो आप क्या करो, प्रॉफिटेबिलिटी डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करो, प्रॉफिटेबिलिटी और नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करो, और इन्वेस्टमेंट टर्नओवर और एसेट टर्नओवर और कैपिटल टर्नओवर जो है वो कैलकुलेट करो, और एक इक्विटी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करो, और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो फिर आपको क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी आएगा। हमने कहा प्रॉफिटेबिलिटी और नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसने कहा प्रॉफिटेबिलिटी और नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको इसने थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, आप ऐसे लिख दीजिए, प्रॉफिट और रेवेन्यू डिवाइडेड बाय प्रॉफिट और नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स और रेवेन्यू कर दीजिए। हमने कहा ठीक है सर। उसने कहा इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, एसेट टर्नओवर और कैपिटल टर्नओवर जो है वो कैलकुलेट कीजिए। तो हमने कहा ये कैसे कैलकुलेट करें, तो उसने कहा सेल्स या रेवेन्यू डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, एसेट और कैपिटल, इनमें से जो दे रखा है उसके हिसाब से कर लीजिए। और इक्विटी मल्टीप्लायर हमने कहा ये कैसे कैलकुलेट करें, तो उसने कहा इन्वेस्टमेंट, एसेट और कैपिटल डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड जो है वो कर दीजिए। और उसके बाद में क्या कर दीजिएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा। सर क्या तीनों याद करने पड़ेंगे क्या? हाँ, तीनों फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसको समझाने के लिए इसकी पूरी रिसर्च है जो बतानी पड़ेगी, जो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उतना अपने को मतलब नहीं है। क्लियर है? तो इन तीनों को करके याद करके एक ये क्वेश्चन भी ट्राई कर लीजिए। उसके बाद में आता है आपका EPS, अर्निंग पर शेयर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। डिविडेंड पर शेयर कैसे, डिविडेंड कितना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। डिविडेंड पे आउट रेशियो पढ़ चुके हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो पता है हमें, ठीक है। मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। डिविडेंड प्लस डिविडेंड एंड अर्निंग यील्ड रेशियो, तो ये क्या कहता है, डिविडेंड एंड अर्निंग मतलब डिविडेंड और अर्निंग। तो जो शेयर होल्डर है उसको एक तो डिविडेंड मिल सकता है और एक चेंज इन शेयर प्राइस हो सकता है, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाती है, उसकी EPS हो जाती है, मतलब अल्टीमेटली उसको कितना कमाया, ठीक है। लेकिन EPS ये एक्चुअल में एग्जैक्ट EPS नहीं होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन जो है वो किस पे होता है, डिमांड एंड सप्लाई पे। तो हो सकता है कि कंपनी ने कमाया कम हो और उसकी मार्केट प्राइस है जो ज़्यादा चेंज हो गई हो, समझ आ रही बात। तो उस वजह से ये EPS और इसमें थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। तो ये क्या कहता है कि डिविडेंड प्लस चेंज इन प्राइस। भाई जैसे शुरू में मेरे पास 100 रुपये का शेयर था, लास्ट में मुझे 5 रुपये का डिविडेंड मिला और इस शेयर की वैल्यू हो गई 110 रुपये, तो मैं क्या कहूँगा, मुझे टोटल 5 चाहिए और 10 रुपये शेयर को वापस सेल करूँ तो वो मिल जाए, तो टोटल मुझे 15 रुपये मिले 100 रुपये पे। तो ये इस तरीके से डिविडेंड यील्ड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार हम डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर के हिसाब से भी कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार वाला अपन छोड़ देते हैं। अर्निंग यील्ड, ठीक है, तो वो सेम ही अप्रोच है डिविडेंड वाले, जहाँ वहाँ डिविडेंड लेते हैं यहाँ पर क्या ले लेंगे, अर्निंग डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू है तो दे ही रखा, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू शेयर की दे रखी है, ठीक है। मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, मार्केट के अंदर शेयर की वैल्यू क्या और बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी। बुक के अंदर टोटल नेटवर्थ क्या है, मतलब कि टोटल इक्विटी शेयर होल्डर के लिए पैसा कितना बचता है, डिवाइडेड बाय क्या कर दो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यहाँ नेटवर्थ जो है वो किसके लिए, नेटवर्थ फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो भी लेस करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ आपको पढ़ने में दिक्कत इसी वजह से आती है, इसी वजह से टीचर की ज़रूरत पड़ती है कि ये सिर्फ नेटवर्थ लिख दिया। अब नेटवर्थ का मतलब अलग अलग होता है। नेटवर्थ का मतलब अगर जैसे मेरी नेटवर्थ अलग है, आपकी नेटवर्थ अलग है, हर किसी की नेटवर्थ अलग है, ठीक है। तो नेटवर्थ शेयर होल्डर की अलग होती है, नेटवर्थ इक्विटी शेयर होल्डर की अलग होती है, नेटवर्थ प्रेफरेंस शेयर होल्डर की अलग होती है,
समझ पा रहे हो? नेटवर्थ शेयर होल्डर की करोगे तो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों के मिला के नेटवर्थ कितनी, नेटवर्थ अगर इक्विटी कैलकुलेट करोगे तो नेटवर्थ इक्विटी कितनी, नेटवर्थ अगर प्रेफरेंस की करोगे तो टोटल नेटवर्थ प्रेफरेंस अकेले की कितनी। ये क्यू रेशियो जो है वो आपको याद करना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस इक्विटी एंड लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ परसेंट। तो इस तरीके से ये आपके सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अब इन फॉर्मूलों को एक बार आपने पढ़ लिया, लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा। एक्चुअल के अंदर इन फॉर्मूलों को आपको कंटिन्यूसली बार बार पढ़ना होगा, और जब आप इसे बार बार पढ़ोगे तब जाके ये आपको पूरा याद होंगे, और जब आपको पूरे तरीके से याद हो तब आप इनके क्वेश्चन पे जाइएगा, तो आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती, क्योंकि इनके क्वेश्चन में सिर्फ फार्मूला में वैल्यू रखनी है। लेकिन अगर आपने फार्मूले याद नहीं किए और सीधा आप क्या कर चले गए, इसके क्वेश्चन पे चले गए, तो आपसे कभी भी क्वेश्चन नहीं होंगे। इस वजह से मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन करवाऊँगा तो उसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है, कि अल्टीमेटली ये इसके क्वेश्चन जो फार्मूला पे बेस्ड है। तो जब फार्मूले याद होंगे तब ये क्वेश्चन हो जाएंगे इसके, और जब फार्मूले याद नहीं होंगे तब तक ये इसके क्वेश्चन मज़े करो, किसी भी सिचुएशन में नहीं होने। तो इसके साथ आप एफएम जो है ये एक बार यहाँ तक कंप्लीट होता है, आप इसके क्वेश्चन जो है वो ट्राई कीजिए। क्या सर अभी इतनी क्लास होगी क्या एफएम की? नहीं भाई, अब हम क्या करेंगे, ये कंप्लीट होने के बाद में अब हम करेंगे, अभी 10 दिन तो लगभग अकाउंट्स चलेगी, क्योंकि 3 तो बड़े चैप्टर बचे हुए हैं कि भाई एक तो कंसल्टेशन, मेन तो टाइम कंसल्टेशन में लगेगा, बाकी एनबीएफसी और बैंकिंग के अंदर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट तो नाम मात्र की है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट 3-3 4-4। एनबीएफसी में तो वैसे एक ही है, बैंकिंग के अंदर 4-5 कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे जिनको पढ़ना, और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो परफॉर्म है, ज़्यादा उसमें भी टाइम नहीं लगेगा, और उसके बाद में ये चलेंगे। तो 10 दिन तक आपकी एक तो वो एडवांस अकाउंट की सीरीज़ जो है वो चलेगी, उसके साथ साथ जो फर्स्ट ग्रुप जिनका कॉस्टिंग और अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, कॉस्टिंग की थ्योरी बची हुई है तो कॉस्टिंग की थ्योरी करेंगे, और फिर कॉस्टिंग के आरटीपी, फिर कॉस्टिंग के मॉक टेस्ट, और फिर कॉस्टिंग का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और फिर कॉस्टिंग की हम समरी क्लास बना देंगे। वैसा फिर अकाउंट का करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, इस एफएम को और एडवांस अकाउंट के जो आरटीपी के मॉक टेस्ट के और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे क्या करने, अपने से ट्राई करने। कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं होते, शुरुआत में ज़रूर दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपसे ये बनने लगेंगे। जब अकाउंट और कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगी तब हम वापस क्लासेज रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे एफएम और एडवांस अकाउंट की, जिसमें हम आरटीपी, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और समरी क्लास जो है वो करेंगे। तो पहले उन तीनों को कवर करेंगे, आरटीपी, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और फिर हम समरी जो है क्लास वो भी बना देंगे। तो वो सारा करेंगे, लेकिन तब तक आप अपने हिसाब से एक बार प्रिपेयर हो जाइए। मतलब आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कैसे, मतलब आप अपने हिसाब से एक बार इनके सारे क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो पीछे दे रखे हैं उनको भी ट्राई कीजिए, आरटीपी, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है वो भी आप अपने हिसाब से ट्राई कीजिए। तो ये फार्मूले हैं, फार्मूले अल्टीमेटली ये फार्मूले भाई इस चैप्टर के अंदर वैसे तो मेरा कोई रोल नहीं है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये चैप्टर होगा तब जब आप इसके फार्मूले याद करोगे। तो फार्मूलों पे आगे चिपका दीजिए जहाँ बैठते हैं वहाँ, और उनको बार बार रिकॉल करते जाइए। ज़्यादा नहीं, 5-6 दिन अगर कंटिन्यूसली रिकॉल करोगे डेली तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे। फिर उनके बाद में जब क्वेश्चन करोगे तब आपको पता चलेगा कि इनका यूज़ कैसे होता है, इनको किस तरीके से फार्मूलों को वैल्यू पुट की जाती है। फार्मूलों में वैल्यू पुट करने में वैसे एक चीज़ ध्यान रखना, बस कुछ भी नहीं, जितने जितने फार्मूले लिखे हैं सारे फार्मूले, जैसे उन्होंने लिखा है कि इक्विटी रेशियो 2 है, तो आप क्या कर दो, इक्विटी 2, ठीक है, लिखा, और फिर इसका आगे फार्मूला लिख दो, इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेप्ट, ठीक है। अब सपोज इसमें से डेप्ट दे रखा है, तो डेप्ट की जगह आप क्या कर दीजिएगा, सपोज ये 3 लाख दे रखा है, जहाँ 3 लाख लिख दीजिए, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, इससे ये निकल जाएगी इक्विटी। वैसे अगर करंट एसेट रेशियो दे रखा है, ठीक है, तो करंट एसेट रेशियो भी करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ऐसे सारे फॉर्मूले। अब जैसे ये इक्विटी जो है ये यहाँ से कैलकुलेट हो गया और ये किसी और फार्मूले में यूज होगा, तो ये सारे फार्मूले सीक्वेंस वाइज लिख दीजिएगा, और फिर जो फार्मूले में एक ही वैल्यू फाइंड करना है वो फार्मूला सॉल्व कीजिए, और उससे एक वैल्यू फाइंड होगी, वो फिर दूसरे फार्मूले में कहीं यूज होगी, और फिर उससे दूसरे की कुछ वैल्यू निकलेगी, फिर तीसरे में जाएगा, और इस तरीके से पूरा क्वेश्चन है जो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको भाई इसके अंदर इतना तो करना पड़ेगा, आपके फार्मूले तो आपको याद
करने पड़ेंगे। अगर फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो फिर ये आपसे चैप्टर कभी भी नहीं बन पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कोशिश की कि आपको सारे कॉन्सेप्ट कम से कम समय में कराऊँ, और वो आप बताइए कि हुए या नहीं हुए, आपसे क्वेश्चन बन रहे या नहीं बन रहे। और आरटीपी मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर एक बार हाथ से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन लगे कि हाँ लगे वो हाथ से ट्राई कीजिएगा, बाकी का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और ये सारा ट्राई कर लीजिएगा, ताकि जब वापस मैं मॉक टेस्ट आरटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाऊँ तो आप पहले से तैयार हो, आपने वो क्वेश्चन देख रखे हो, ताकि हम जल्द से जल्द कम से कम समय में हम वो कर लें, ठीक है। तो हम आरटीपी मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर में वही क्वेश्चन करेंगे जो स्टडी मटेरियल में नहीं, अलग से क्वेश्चन है, वो हम सारे वहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एडवांस अकाउंट कल से वापस कंटिन्यू कर लेंगे, कंसल्टेशन और फिर वो बाकी के जो है वो सारे कवर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत